So next topic is about Clear Space 1 mission. So the European Space Agency is planning up a mission in association with a consortium led by Clear Space, a Swiss startup. This will be the first space mission to remove debris from orbit, that means Earth's orbit, and planned for launch in 2025. So basically क्लियर स्पेस मिशन वही है जो हमने पहले भी एक बार देखा था कि जो स्पेस में जो डेब्रिस होता है उसको बेसिकली कैसे खत्म करें, ओके, बिकॉज इट इज अ जनरल प्रॉब्लम, बिकॉज जितना स्पेस में डेब्रिस इकट्ठा होता रहेगा उतने ज्यादा हमारे जो स्पेस एसेट्स हैं, स्पेस एसेट्स का मतलब जो हमारी सैटेलाइट्स हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं, ओके, तो वो जो स्पेस में हमारे जो सारे एसेट्स हैं उनको बेसिकली ये खत्म कर सकता है। तो ये स्पेस डेब्रिस है, ये काफी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है स्पेस में, तो ये स्पेस डेब्रिस बेसिकली को टकरा के तो उनको डैमेज कर सकता है हमारे एसेट्स को, एंड इट कुड बी अ प्रॉब्लम। और जो फर्दर हमने जो सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन, कमिंग जनरेशंस जो सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगी तो उनको भी ये प्रॉब्लम मिलेगी, बिकॉज हम उसके लिए कुछ स्पेस में जगह छोड़ेंगे नहीं सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, ओके, पूरे स्पेस को हम डेब्रिस से भर देंगे, कचरे से भर देंगे, ओके। सो एवरीबॉडी इज थिंकिंग ऑफ, जो बेसिकली रिलेटेड है स्पेस साइंस से रिलेटेड जो बॉडीज हैं, एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस स्पेस डेब्रिस, ओके, and that is why this European Space Agency is planning up a mission in an association with a consortium led by Clear Space, a Swiss startup, एक स्टार्टअप कंपनी है Clear Space नाम से, स्विट्जरलैंड की। तो उसके साथ मिलके ये यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है ये मिशन लॉन्च करना चाह रही है। द मिशन नेम इज Clear Space 1. So this will be the first space mission to remove debris from orbit, Earth's orbit, and planned for launch in 2025. इस तरह का हमने पहले भी चीज पढ़ी थी, आप लोगों को याद है कि कब स्पेस डेब्रिस की बात की थी हम लोगों ने? Yes, anybody? Project Netra. Yes, project. I think आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मेरे को. Can you repeat it? Project Netra. प्रोजेक्ट नेत्रा, राइट। सो नेत्रा के प्रोजेक्ट में हमने पढ़ा था बारे में कि नेत्रा एनालाइज करेगा बेसिकली कितना स्पेस डेब्रिस है स्पेस में, राइट। और आई थिंक रिमूव डेब्रिस भी हम लोगों ने किया था। यस, रिमूव डेब्रिस किया था हम लोगों ने, क्या इस फ्रंट के क्लास में रिमूव डेब्रिस, ओके। सो मे भी मेरे पास याद आ रहा है कि शायद मे भी मैंने डिस्कस किया हो। सो यस, प्रोजेक्ट नेत्रा डेफिनेटली हम लोगों ने किया था। सो ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। सो दिस मिशन इज प्लान टू लॉन्च इन 2025 फर्स्ट ऑफ ऑल। सो a four-armed robot developed by Clear Space, the Chaser, will collect space debris by wrapping itself around the targeted space trash and will fall back toward the Earth in a controlled manner. Okay, so एक तरह से ये रोबोट है जो चेजर एक नाम का एक रोबोट है, इसकी 4 आर्म है, तो ये अपनी आर्म को बेसिकली आर्म से अपनी बेसिकली स्पेस डेब्रिस इकट्ठा करने की कोशिश करेगा ये रोबोट, ओके। एंड उसके बाद ये पूरा कचरा इकट्ठा करने के बाद ये अर्थ के ऊपर गिर जाएगा इन ए कंट्रोल्ड मैनर, ऑब्वियसली कि कहां पर हम इसको गिराना चाह रहे हैं, ओके। एंड इट विल वर्क इन द लो अर्थ ऑर्बिट बिलो 500 किलोमीटर के अंदर जितना जो डेब्रिस है उसको इकट्ठा करने के लिए बेसिकली ये मिशन लॉन्च करने वाले हैं। एंड दिस मिशन विल लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2025. Now there is one more term about this space debris only. This is Kessler syndrome. इस नाम से भी टर्म एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम में भी। Kessler syndrome. So इसके बारे में समझते हैं। So Kessler syndrome was proposed in 1978 by NASA scientist Donald J. Kessler. तो डोनाल्ड जे कैस्लर ने बेसिकली एक कैस्लर सिंड्रोम नाम की टर्म दी थी। ऑब्वियसली इनके नाम पे पढ़ा, देखो डोनाल्ड जे कैस्लर सिंड्रोम के नाम से पढ़ा। So it states that collisions among the space debris create more debris which again collide among themselves, thus leading to cascading effect. तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कि एक कोई टुकड़ा हो गया, मान लो एक डेब्रिस बन गया, तो वो कचरा दूसरे कचरे से टकराएगा और दूसरे डेब्रिस से टकराएगा और फिर वापस उसको भी तोड़ देगा। तो ये जो
डेब्रिस है ये मल्टीप्लाई होता रहता है, ये बार बार टूटता रहता है डेब्रिस, एक टुकड़ा होगा दूसरे टुकड़े को तोड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है। जैसे मैं टकराया दूसरे टुकड़े से तो वो एक तरह से मोमेंटम मिला, उनके जो मल्टीपल टुकड़े हो गए उससे फिर उनको मोमेंटम मिला, फिर वो फर्दर किसी को ब्रेक करेंगे। ओके, so this is a cascading effect and this syndrome is called Kessler syndrome. Okay, so ये जो स्पेस डेब्रिस से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इट्स नॉट कि ये कांस्टेंट है, इट्स मल्टीप्लाइंग। अदर सच प्रपोज्ड मिशन लाइक दिस कि हम लॉन्च करने का सोच रहे हैं, वन इज EDORBIT. दिस मिशन अगेन would be launched by European Space Agency, and ELSA-D that would be launched by the Japan-based project uses a magnetic capture mechanism. तो जापान ये ELSA-D ये जो मैग्नेटिक जो बेसिकली जिनमें फेरस होता है, तो ये मैग्नेट होगा इस रोबोट में, तो जितना भी जो आयरन से रिलेटेड या फेरस से रिलेटेड जो मटेरियल होगा उसको ये बेसिकली अपने साथ स्टिक कर लेगा। ओके, जो जापान का रोबोट है, दिस इज प्रपोज्ड प्रोजेक्ट अगेन। So there is one international committee also which deals with this space debris. And what is the name of that committee? United Nations Committee on the Peaceful Uses of the Outer Space. COPUOS. So this is a committee. It's an international body with Italy, France, China, Canada, Germany, India, Japan, USA, Russia, Ukraine, UK and ESA as members. Obviously ऐसा नहीं कि सिर्फ यही members हैं, but these are important members because ये जो country है जो maximum satellite launch करती है। Okay, obviously you cannot expect कि African countries बहुत ज़्यादा launch करती हैं। Okay, so it deliberates and decides on debris mitigation strategy. So this body decides about how to mitigate this space debris. So इस committee का भी नाम याद रखना आप लोगों ने। So this committee was established in 1959 formally after resolution was adopted in United Nations. It has 92 members as of 2019. This committee has basically 92 members as of 2019. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.